नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका ऑनलाइन बैच चल रहा है। उसमें लास्ट क्लास तक के नोट्स आपको मिल गए थे। आपने बहुत अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे और साथ में आप साथ चीज़ों को तैयार करते हुए चल रहे होंगे। ऐसी अपेक्षा मैं आप सभी से करता हूँ। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका सेंटर ऑफ मास के बाद कुछ डेरिवेशंस मैंने आपको कराए थे, सभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। आइए एक नेक्स्ट हेडिंग डालिए, लॉ कह सकते हो, लॉ यानी नियम, या प्रिंसिपल कह सकते हो। प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, और किसका सिद्धांत? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन यानी संरक्षण, बचा के रखना, बचाओ, है ना। और किसके कंजर्वेशन का? मैंने आपको एक लॉ कराया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद ये लॉ है आपका लॉ या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ पर आप किसे कंजर्व कर रहे हैं? लीनियर मोमेंटम को, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है, या रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है, समझ जाएंगे। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्या है? ये प्रिंसिपल है, लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखो, इसका मतलब है लीनियर मोमेंटम को क्या रखना है? बचा के रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लीनियर मोमेंटम है ना, वो कांस्टेंट रहता है किसी सिस्टम का। भाई इसका मीन्स यही तो हुआ, क्योंकि बचा के रखना है। तो कहने का अर्थ ये हुआ, किसी सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो कैसे रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसका स्टेटमेंट देख रहे हैं, है ना, स्टेट भी करेंगे, स्टेटमेंट भी देंगे और इसे प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, और इसका स्टेटमेंट क्या है? मैंने बताया P कैसा होता है, लीनियर मोमेंटम कैसा होता है? कांस्टेंट। लेकिन एक शर्त है, और शर्त ये है, यदि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कैसा हो? जीरो, ठीक है। कोई एक सिस्टम है, कोई एक बॉडी है, उस पर लगने वाला जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, वो यदि कितना हो? जीरो हो, यानी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, तो जो P होता है, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग जो होता है, वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। यही इसका क्या है? आपको यही बात याद रखनी है। तो यही इसका क्या है? स्टेटमेंट है, ठीक है। अब बस इसकी लैंग्वेज लिखनी है और कुछ नहीं करना। तो जो याद रखने का तरीका है ना, वो इसी तरीके शॉर्ट मेथड्स के द्वारा आप याद रखा करो, और फिर अपनी लैंग्वेज बना के आप लिख दिया करो, ठीक है। चीज़ों को इस तरीके से, कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट करके अपने शब्दों में लिखा करो। क्योंकि कहाँ तक किसी टीचर की या किसी नोट्स की या किसी बुक की लैंग्वेज को आप याद करोगे, रटोगे ना, वो एक सही तरीका नहीं माना जाता। तो आप क्या करें? केवल चीज़ों को समझें, बाकी लिखें अपनी ही लैंग्वेज में, ठीक है। तो मैंने मेन कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। यानी जब किसी बॉडी पर या किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, यानी एक्सटर्नल फोर्स कितना हो? जीरो हो, तो उस बॉडी का या उस सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। इस सिद्धांत को ही या इस नियम को ही रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। दैट मीन्स दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर है? चलो, तो स्टेटमेंट में लिख देता हूँ इसी के आधार पे। देखो, एफ एक्सटर्नल जीरो है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो प्रेजेंट नहीं है, वो अब्सेंस है, उसकी अब्सेंस है। तो देखो क्या हो जाएगा? इन अब्सेंस ऑफ, अब्सेंस यानी अनुपस्थिति। तो इन अब्सेंस ऑफ, किसकी अब्सेंस है? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल की अनुपस्थिति में, है ना। तो ठीक है, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जब एक्सटर्नल फोर्स की अब्सेंस हो, और अब एक्सटर्नल फोर्स की अब्सेंस किस पर हो? ऑन एनी सिस्टम, सिस्टम कह दो, बॉडी कह दो, ठीक है। कोई एक वर्ड लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो लीनियर मोमेंटम हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो कहने का मतलब है द लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम भी किसका है? भाई जिस पर फोर्स लग रहा है उसी सिस्टम का तो है। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम या दैट बॉडी, है ना, क्या कहला, वो कैसा रहता है? रिमेन्स माने रहता है। कैसे रहता है? कांस्टेंट, ठीक है। किसी बॉडी या किसी सिस्टम पर लगने वाला जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स,
वो कैसा रहे, अब्सेंट रहे, अब्सेंस रहे, यानी बाह्य बल की अनुपस्थिति में। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स की अब्सेंस में जो लीनियर मोमेंटम है किसी सिस्टम का या किसी बॉडी का हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये इसका स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब्सेंस है एक्सटर्नल फोर्स की, इसलिए एफ एक्सटर्नल को आप 0 लिखेंगे, तो लीनियर मोमेंटम कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और लीनियर मोमेंटम भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट हेडिंग डाल के ये लिख देनी है, मतलब ये लैंग्वेज, और फिर दैट इज करके, अर्थात करके ये सारा जो है नीचे लिखते हैं, है ना। ये तो समझाने का तरीका अलग होता है। समझाने के लिए, समझने के लिए आप इसे पहले याद रखेंगे, फिर लैंग्वेज इसी के आधार पर लिखेंगे। लेकिन लिखने का तरीका ये है कि आप लैंग्वेज को पहले लिखेंगे और फिर दैट इज यानी अर्थात करके आप इसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट था। आइए इसके प्रूफ की ओर चलते हैं, इसे आप नोट कीजिए। ठीक है चलो, तो इसके प्रूफ की ओर चलते हैं। हाँ, प्रूफ से पहले आप इसके एक दो एग्जाम्पल देख सकते हो। एग्जाम्पल क्या क्या है ना। जैसे मतलब लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व रहता है, तो जब दो बॉडी की टक्कर हो रही हो, कोलिजन हो रहा हो, है ना, तो इसे कहते हैं कोलिजन, यानी टक्कर, दो पिंडों की टक्कर, संघट्ट कहते हैं हिंदी में। तो कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, या आगे आएगा कैसे कांस्टेंट, मतलब दो बॉडी की कोलिजन में, टक्कर में लीनियर मोमेंटम कैसे कांस्टेंट रहेगा, इससे नेक्स्ट चैप्टर में है, यानी इसी यूनिट के लास्ट चैप्टर में। ठीक है, यूनिट मुश्किल से 5-6 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी, तो है ना, फिर जल्दी ही टेस्ट लेंगे, इसलिए आप तैयारी करते चलो बहुत अच्छे साथ साथ। तो मैंने कहा कोलिजन यानी टक्कर, संघट्ट बिटवीन टू बॉडीज़, दो बॉडी के बीच जो कोलिजन है वो किसका एग्जाम्पल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ये लीनियर मोमेंटम। और किसी बुलेट का चलना बंदूक से, है ना, बंदूक से गोली का चलना जो है, फायरिंग ऑफ बुलेट, बंदूक से गोली का चलना भी किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और ये कैसे है वो आगे पढ़ोगे आप। ठीक है, फायरिंग ऑफ ए बुलेट। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विद एग्जाम्पल। शॉर्ट में आ जाए तो आपको स्टेटमेंट देना और एग्जाम्पल लिख देने हैं बस। ठीक है, चलो प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ से आप नोट कर लो। देखो प्रूफ करना है इस रूल को या इस लॉ को या इस प्रिंसिपल को प्रूफ करना है। तो हेडिंग क्या है, प्रूफ। ठीक है जी, देखो प्रूफ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक डेरिवेशन मैंने आपको करा रखा है, तो वहाँ तक तो आपको सेम लिखना है। और वो डेरिवेशन क्या है मैं आपको बता दूँ, सेम एज वो जो लास्ट वाला डेरिवेशन कराया था ना, उससे पहले एक और डेरिवेशन था, सेकंड लास्ट जो सेकंड प्रीवियस डेरिवेशन है वो था आपका वेक्टर P इज इक्वल्स टू mvcm। ये डेरिवेशन आया था नहीं, और लास्ट वाली डेरिवेशन में भी ये वाली बात थी। ठीक है ना, तो मेन डेरिवेशन ये है वैसे, जिसमें मैंने लिखवाया था रिलेशन बिटवीन, यानी जो P है लीनियर मोमेंटम का एक्सप्रेशन प्रूफ कराया था, है ना। तो हेडिंग मेन डेरिवेशन कौन सा है आपका, ये लीनियर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, वो वाला डेरिवेशन है। और उसमें यहाँ तक बिल्कुल सेम करना है। तो मैं लिख रहा हूँ सेम एज द डेरिवेशन। कौन से डेरिवेशन की तरह सेम है, तो किसकी तरह सेम है, यहाँ तक डेरिवेशन का नाम है लीनियर मोमेंटम। इससे पहले वाले से पहले वाला डेरिवेशन है ना, जो मैंने कराया था आपको, लीनियर मोमेंटम। तो है ना, सेम एज द डेरिवेशन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यानी जो आवेश, वो बिंदुओं का, बिंदु क्या कहेंगे, कणों का जो निकाय है उसके रेखीय संवेग के लिए व्यंजक कराया था मैंने आपको। तो उस डेरिवेशन की तरह रहेगा लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो इस डेरिवेशन की, है ना, जैसा रहेगा केवल यहाँ तक, और कहाँ तक, अप टू। इस डेरिवेशन के लिए केवल यहाँ, मतलब इस डेरिवेशन की जैसा यहाँ तक रहेगा। तो इसका मतलब ये है, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ आपको
नोट्स में आप एक बार को भले ही लिख लें ऐसे, लेकिन एग्ज़ाम में मत करके आना ऐसा। एग्ज़ाम में समझ रहे हो ना आप क्या कह रहे हो इतने चलो, हाँ मुझे पता है आप बहुत समझदार हैं, है ना। चलो तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सेम है बिल्कुल यहाँ तक, और उसके बाद क्या करना है अब देखो। तो जो सेकंड प्रीवियस डेरिवेशन है आपका, उसमें यहाँ तक आप कर लेंगे, और वो डेरिवेशन मैंने समझा रखा है, लास्ट वाली वीडियो में है, आप देख लेंगे। तो कहाँ तक करना है, यहाँ तक सेम करना है बिल्कुल। उसके बाद देखो क्या करना है, हमें ये कांस्टेंट लाना है। तो एक काम करते हैं, इसका डिफरेंशियल निकाल लेते हैं, और वो यदि जीरो आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि पी क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि एक बात आपको पता है, हर कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। और इसकी अपोजिट बात भी है कि जिसका डिफरेंशियल जीरो होता है वो क्या होती है, क्वांटिटी कांस्टेंट ही होती है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशियल निकाल दें और वो कांस्टेंट आ जाएगा, तो सिद्ध हो जाएगा कि ये वेक्टर पी जो है लीनियर मोमेंटम है, कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, वी गेट क्या मिलता है आपको, देखो डी वेक्टर पी अपॉन डी टी, और बराबर डी अपॉन डी टी एम वी सी एम, ठीक है। बाहर निकाल लो, कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, डिफरेंशियल से आपको पता होगा, है ना। ये तो होता है एम डी वी सी एम अपॉन डी टी। तो आप एक को बताओ, यहाँ तक दिख रहा है आपको, चलो साइड में लिख लेते हैं। देखो ध्यान देना, डी वी सी एम अपॉन डी टी क्या होता है, मैं यहाँ बता दूँ आपको, आपको पता है जो वेलोसिटी में चेंज और जो टाइम इंटरवल का रेशो होता है उसे आप कहते हैं एक्सेलरेशन, यानी त्वरण, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका है, त्वरण एक्सेलरेशन का है। और तो देखो डी पी अपॉन डी टी कितना आया, ये क्या बन जाएगा, एम ए सी एम, वेक्टर ए सी एम, ठीक है। यानी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, त्वरण। अब देखो क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आप जानते हो भाई, एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम में होता है नहीं, लेकिन एम कैपिटल है क्योंकि पूरे सिस्टम का मास है कैपिटल एम, और पूरे सिस्टम के लिए जब एक्सेलरेशन लेते हैं तो केवल सेंटर ऑफ मास का लेते हैं। तो यानी ये जो है ना, ये क्या आ गया आपका एक्सटर्नल फोर्स। तो एम ए सी एम के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, एक्सटर्नल फोर्स। तो ये हो जाएगा वेक्टर एफ एक्सटर्नल, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक बार यदि प्रूफ करने को ना भी आए ना, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और सिर्फ ये कह दे कि स्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम, ठीक है, फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो भी आपको यहाँ तक करना है, क्योंकि ये भी एक डेरिवेशन है आपका, इसलिए इसे बॉक्स बंद कर दो और इसे याद रखो, ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। और न्यूटन के थर्ड लॉ में इसी का तो यूज, सेकंड लॉ में इसी का तो यूज क्या था भाई, न्यूटन की सेकंड लॉ की जो इक्वेशन है आप बता दो जरा मुझे एक बार, है ना, बताओ जरा, पीछे का आप कर रहे हो ना, पढ़ते आ रहे हो, तो क्या होता है जिसका यूज किया था वो इक्वेशन यही तो थी। और इसे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो वन आ जाता है, के आ जाता है, के को वन लिख देते हैं, तो यही तो थी, बस वेक्टर लगा रखा है, एक्सटर्नल क्या रखा है, ठीक है ना। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स, इस बात पे जोर देना है, क्योंकि इंटरनल फोर्स की यहाँ महत्ता नहीं है, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स की महत्ता है, इंपॉर्टेंस है, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, इसलिए एक्सटर्नल लिख रखा है। बाकी दोनों इक्वेशन सेम है, वेक्टर फॉर्म लिख रखी है। तो यहाँ तक यदि आ जाए, है ना, वो कह दे कि एफ जो एफ एक्सटर्नल है, यानी एक्सटर्नल फोर्स और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन बताओ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, तो फिर आपको यहाँ तक करना है। और यदि ये लॉ प्रूफ करना है तो एक लाइन और बढ़ानी है बस आगे को। देखो ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि यदि एफ एक्सटर्नल जीरो है तो लीनियर मोमेंटम कैसा होगा, कांस्टेंट। तो इसका मतलब है लीनियर मोमेंटम तभी कांस्टेंट होगा जब एफ एक्सटर्नल कितना है, जीरो। तो ये शर्त है, यदि ऐसा है तब है ऐसा। तो ध्यान दो, इफ़ एफ एक्सटर्नल वो कितना है, जीरो। तो आप देख के बताओ ज़रा मुझे, डी वेक्टर पी अपॉन डी टी कितना आ जाएगा, जीरो। और मैंने भी आपको एक बात बताई है, ये दिख नहीं रहा आपको, है ना, चलो इसे ऊपर को लिखते हैं।
चलो उधर ही लिख देते हैं। देखो ध्यान दो, यदि एफ एक्सटर्नल 0 है तो देखो बताना डी वेक्टर पी अपॉन डी टी कितना आएगा, 0 आएगा या नहीं आएगा। एफ एक्सटर्नल 0 तो डी वेक्टर पी अपॉन डी टी क्या आएगा, 0। और यहाँ से एक बार बताओ, मैंने बताया तो अभी आपको कि जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशियल 0 है, ये तो आपको पता है। लेकिन मैं इसके अपोजिट बात बता रहा हूँ जो आपको पता तो थी लेकिन इतने अच्छे से नहीं पता होगी, है ना। कौन सी बात, देखो ध्यान दो, जिसका डिफरेंशियल 0 आता है वो क्या हो जाएगा, अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का ही डिफरेंशियल 0 होता है। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि वेक्टर p जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। और यही तो आपको प्रूफ करना था कि वेक्टर p क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो लॉ है ये प्रूव हो गया है। लेकिन ये वेक्टर p कांस्टेंट कब आया है, जब f एक्सटर्नल कितना है आपका, 0। तो शर्त ये है कि जब एक्सटर्नल फोर्स ना हो, उनकी अब्सेंस हो, तभी ऐसा होगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने स्टेटमेंट के बाद प्रूफ भी कर दिया, एग्जाम्पल भी बता दिया। यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। देखो ध्यान देना, एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ और इसे प्रूफ करेंगे आप। सो दैट हमें सिद्ध करना है क्या, कि जो लॉ है ना कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का जो लॉ है, यानी रेखीय संवेग संरक्षण का जो नियम है, वो एक दूसरा रूप है, अनदर फॉर्म है किसकी, न्यूटन्स थर्ड लॉ की। न्यूटन का जो तीसरा नियम है, जिसे आप एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं या क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, ये उसी का दूसरा रूप है, ये कहना चाह रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी दोनों नियम एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, ऐसा सिद्ध करना है। तो सो दैट आपको सिद्ध करना है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो कैसा है, इक्विवेलेंट है। इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट है ना, इसे बोलते हैं हिंदी में तुल्य है, समतुल्य है ना। तो ये जो इक्विवेलेंट टू द, मैंने बताया किसके इक्विवेलेंट है, न्यूटन के थर्ड नियम, जो थर्ड लॉ है, ये इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो न्यूटन्स थर्ड लॉ का नाम क्या है, एक्शन रिएक्शन लॉ। याद है ना आपके, एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका। यानी देखो ऐसा सिद्ध कैसे होगा, इसने कहा कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ के इक्विवेलेंट है, उसके समतुल्य है। तो ये बात सिद्ध ऐसे हो जाएगी, आप ये लॉ लेके चलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और प्रूफ करके क्या ला दो, न्यूटन्स थर्ड लॉ ला दो। तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। यानी दोनों एक दूसरे की अनदर फॉर्म हैं, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, दोनों एक दूसरे का दूसरा रूप है। ठीक है, एक दूसरे की परछाई हैं दोनों। चलो आओ सॉल्यूशन करते हैं इसका। यहाँ पे देखो सो दैट, अब देखो क्या लेके चलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लेके चलेंगे। तो ध्यान देना, दो बॉडी हैं, है ना। पहली बॉडी का मास मान लो, देखो ध्यान देना, दो बॉडी हैं, पहली बॉडी का मास ma मान लो और दूसरी बॉडी का मास क्या मान लो, mb। पहली बॉडी की जो वेलोसिटी है मान लो कितनी है, वेक्टर va। दूसरी बॉडी की जो वेलोसिटी है मान लो कितनी है, वेक्टर vb। तो इसमें आप ये नियम लगाओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, ये बातें तो आप लिख ही लेंगे। लेट अस कंसिडर टू, है ना, बॉडीज ऑफ मासेस ma एंड mb। क्लियर है। एंड और बताओ, एंड देयर वेलोसिटी, यानी उनकी जो वेग है, उनका वेग है, देयर वेलोसिटी आर वेक्टर va एंड वेक्टर v2, वो वेक्टर vb रेस्पेक्टिवली। ठीक है, चलो। तो दो कण थे जिनमें एक का द्रव्यमान ma है, दूसरे का mb है, पहले का वेग va है, दूसरे का वेग vb है। आओ, तो देन फ्रॉम, अब इस लॉ को यूज करेंगे, देन फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इस लॉ को लेके चलेंगे और दूसरा लॉ लेके आ जाएंगे, है ना। यानी दूसरा कौन सा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो पहले किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की।
और ये ला क्या कहता है कि जो है ना ये वेक्टर p लीनियर मोमेंटम वो हमेशा कैसे रहता है, कांस्टेंट रहता है। और यहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम है वो दो बॉडी का है। तो देखो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, पढ़ा रखी है डेफिनेशन, p = mv होता है मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट को ही लीनियर मोमेंटम कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं। आ गया हो वेक्टर p जो है ना वेक्टर p पहले के लिए क्या हो जाएगा, एम ए वैक्टर वी ए, ठीक है, प्लस एम बी दूसरे के लिए वैक्टर वी बी, और बराबर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा या नहीं, बताओ कोई दिक्कत हो तो। और ये टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, ये तो बताया था। एक बात और सुन लो, यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशियल कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड्स, है ना, वी हैव या वी गेट दोनों तरफ। तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट कर दूँ, डिफरेंशियल से कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं तो बाहर निकाल लो, वेक्टर वी ए अपॉन डी टी प्लस एम बी डी वेक्टर वी बी अपॉन डी टी, और बराबर क्या आएगा, कांस्टेंट। नहीं डिफरेंशियल कर दिया ना दोनों तरफ का, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, आपको पता होता है कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0। भाई इधर का डिफरेंशियल कर दिया, इधर का करोगे, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0। यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलो अब आप मुझे बताओ डी वी अपॉन डी टी फॉर्मूला आपको पता है, मैंने बता रखा है। डी वी अपॉन डी टी क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, एम ए वैक्टर ए, ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया ए बॉडी का, और यहाँ एम बी, और यहाँ क्या आएगा, वी बी थोड़ी ना आएगा, क्या आएगा, एक्सेलरेशन हो जाता है। ये फॉर्मूला किसका है, एक्सेलरेशन का, ए बी, और बराबर किसका आएगा, 0 के, ठीक है। तो आप एक बताओ, इधर कर देता हूँ, देखो आपको फॉर्मूला बताया, फोर्स = क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब तो हिंदी मीडियम वाले भी थोड़ा थोड़ा समझने लगे होंगे ना, लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं आती, बस मैंने बताया था थोड़ा सा प्रयास ज़रूर करें, जो हिंदी मीडियम से पढ़े थे अभी तक वो थोड़ा सा प्रयास ज़रूर करें, है ना, चीज़ों को लिख लिया करो एक बार सुन के इंग्लिश में, तो फिर आपको हमेशा समझ में आएगा। देखो एम ए और ए एफ = एम ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो फोर्स बन जाएगा ना, वेक्टर एफ ए क्या, तो पहला फोर्स और ये दूसरा फोर्स, और ये दोनों क्या है, बराबर 0 के, ठीक है। तो देखो एफ ए जो है वो किसके बराबर आया, माइनस ऑफ एफ बी के बराबर आया है, नहीं। और हाँ एक बात थोड़ा सा और विस्तार से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये फोर्स जो है बॉडी ए पर लग रहा है, और आपको पता हो मैंने कहीं यूज किया था शायद जब न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ाया था, तो ऐसे लिखा होगा, शायद मुझे थोड़ा याद नहीं है ढंग से, आप बताना, इस तरीके लिखा होगा, उसका स्टेटमेंट के बाद जो ब्रैकेट उसमें बॉक्स में लिखा था, F12 क्या है, पहली बॉडी पर दूसरी बॉडी के द्वारा लगने वाला फोर्स। तो मैंने बताया था जिस पर फोर्स लगता है वो पहले लिखा जाता है, तो पहली बॉडी पर लग रहा है तो 1 पहले लिखा जाएगा, और जिसके द्वारा फोर्स लगता है वो बाद में लिखा जाता है, तो दूसरी बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो 2 बाद में लिखा है। इसी प्रकार ये क्या है, दूसरी बॉडी पर पहली बॉडी के द्वारा लगने वाला फोर्स। दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये बात पता है ना आपको, न्यूटन ने कहा था कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो बॉडी भी उतना ही फोर्स, यानी सेम फोर्स, बिल्कुल मैग्नीट्यूड में सेम फोर्स लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट फोर्स लगाती है। जो फोर्स हम लगाते हैं उसे एक्शन फोर्स कहते हैं, जो फोर्स बॉडी लगाती है उसे रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया कहते हैं। तो और इस नियम को न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं, तृतीय नियम कहते हैं, और एक्शन रिएक्शन लॉ या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, ठीक है। तो ये नियम तो आपको, ये जो लॉ है आपको रिवाइज हो गया होगा। चलो तो यही सिद्ध करना है हमें। अब एक बताओ, तो यहाँ पे समझ आया ना, 1 पहले आ रहा है तो उस पर फोर्स लग रहा है, 2 बाद में आ रहा है तो उसके द्वारा लग रहा है। तो यहाँ पे देखो ए पर फोर्स लग रहा है और किसके द्वारा लग रहा है, बी के द्वारा लग रहा है। तो चाहे तो आप ऐसे कर लो, ए बी, क्योंकि ए पे लग रहा है बी के द्वारा लग रहा है। अब यहाँ देखो इसमें बी पे फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, ए के द्वारा। भाई बी पे फोर्स लगाएगा ए और ए पे फोर्स लगाएगा बी,
तो इसका मतलब है FAB, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, FBA, इस तरीके से। तो देखो सेम है या नहीं, यहाँ 1 2 ले रखा था बस, और यहाँ AB ले रखा है, चाहे आप यहाँ भी 1 2 ले लो, वो तो माइंड हर समय अलग अलग तरीके से काम करता है, तो अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसलिए चीज़ों को रटते नहीं हैं, यदि रटी होती चीज़ें, है ना, आप यहाँ से ये बात देखो, यदि चीज़ें रटी होती तो फिर तो हर जगह एक जैसे ही होता, लेकिन हर जगह अलग अलग होता है। एक व्यक्ति ही चीज़ों को करेगा, रटेगा नहीं, तो हर जगह उसकी लैंग्वेज बदलेगी, उसका तरीका बदलेगा। तो चीज़ें इस तरीके से आप भी करना सीखो, है ना, क्या करना है, चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझना है ना। आपको ऐसे याद नहीं रखना कि इस डायरेक्शन में ए लिया था, इस डायरेक्शन में, है ना, ये लिया था, इसमें वो लिया था। कॉन्सेप्ट को समझो और इस तरीके का प्रयास करने का प्रयास करो जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये आ तो गया भाई, ए बॉडी पर बी के द्वारा जो फोर्स लग रहा है और बी बॉडी पर ए के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन डायरेक्शन में कैसे हैं, अपोजिट है। और यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो ये देखो वेक्टर FAB क्या है, मैं आपको बता दूं वेयर करके या हैंड्स करके, लैंग्वेज आप, है ना, मैं लिख दूंगा, देखो कैसे। तो वेयर पहले वेक्टर FAB क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स, मैंने बताया ए पहले आ रहा है तो ए पर लग रहा है, और किसके द्वारा लग रहा है, बाई बॉडी बी, कोई दिक्कत तो नहीं है। वेक्टर FBA बताओ, ये भी फोर्स है ऑन बॉडी बी और बाई बॉडी ए, ठीक है। और दोनों कैसे हैं, मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो हैंस करके आप ऐसे लिखेंगे, हैंस द फोर्स ऑन बॉडी ए बाई बॉडी बी इज इक्वल टू, या इज सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द फोर्स ऑन बॉडी बी बाई फोर्स वो बाई बॉडी ए, ठीक है। तो कहने का मतलब है फोर्स जो बॉडी ए पर बी के द्वारा लग रहा है वो कैसा है, वो मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है उस फोर्स के जो फोर्स बॉडी बी पर लग रहा है बॉडी ए के द्वारा। तो हैंस करके मैं लिख दूंगा PDF नोट्स में लैंग्वेज, और नीचे आप लिख देना इट इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ, इट इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट मीन्स एक्शन रिएक्शन लॉ। और ये हमने प्रूफ कर तो दिया, तो यही तो लाना था हमें, तो प्रूव हो गया डायरेक्शन। क्योंकि हमें सिद्ध करना था कि जो कंजर्वेशन का लॉ है ना लीनियर मोमेंटम के, वो किसके इक्विवेलेंट है, न्यूटन के लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, यहाँ पर थर्ड और लिख लो, न्यूटन के तीसरे नियम के थर्ड लॉ के, है ना, इक्विवेलेंट होता है। तो आप देख के बताओ न्यूटन के थर्ड लॉ के इक्विवेलेंट आ तो गया, क्योंकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लेके चले और हमने क्या ला दिया, न्यूटन का थर्ड लॉ हमने ला दिया है। तो ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे याद है कि ये मेरे एग्ज़ाम में आया था BSc फर्स्ट ईयर में, कब की, 2014 में, ठीक है। तो 2014 का आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन उसमें प्रीवियस ईयर पेपर में मिलेगा आपको, है ना। तो यहाँ तक कर लेंगे ना, दोनों कॉन्सेप्ट एक ही टॉपिक से रिलेटेड थे, मैंने करा दिए हैं आपको। आप यहाँ तक बहुत अच्छे से नोट्स बना लेंगे और साथ में मेरा जो निर्देश रहता है आप चीज़ों को साथ साथ तैयार करते चलें। इस बात पर मेरा विशेष निर्देश रहता है आप लोगों के लिए। पता नहीं आप लोग मानते हैं नहीं, लेकिन माना करो, वो आपके हित के लिए है और मुझे प्रसन्नता मिलती है जब आप पढ़ते हो तो, ठीक है। इस बात को मन में रखा करो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।